दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच जो स्पेशल पार्टनरशिप का ढोल पीटा जाता था, उसका पर्दा अब फट चुका है। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग और बिग अब्यूजर लेबल किया, तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत थी जो बायलैटरल रिलेशंस को एक्सटॉर्शन के लेवल पर ले आई है। यूएस की करंट ट्रेड स्ट्रैटेजी अब ग्लोबल ऑर्डर को मैनेज करने की नहीं, बल्कि अपनी हेजेमनी को वेपनाइज करने की है। अगस्त 2025 में जो 50% का क्यूमुलेटिव टैरिफ इंडिया पर थोपा गया, वो किसी ट्रेड नेगोशिएशन का नतीजा नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक असॉल्ट है जिसे नेशनल इमरजेंसी के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है। ये रिपोर्ट इस हेजेमोनिक दादागिरी का पोस्टमार्टम करती है, जहां ट्रेड डेफिसिट को बहाना बनाकर और रशियन ऑयल को ढाल बनाकर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को टारगेट किया गया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड पॉलिसी अब एक ऐसी स्क्रिप्ट बन गई है जहां अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि बाकी सब लास्ट आएंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% का जो दीवार खड़ा किया गया है, वो एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी जिसमें लॉजिक कम और लेवरेज ज्यादा था। इस असॉल्ट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहले बेसलाइन यूनिवर्सल टैरिफ्स, फिर रेसिप्रोकल ड्यूटीज और अंत में प्यूनिटिव ऑयल पेनल्टीज। ये 50% का फिगर कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक ऐसी क्रशिंग रेट है जो इंडियन गुड्स को अमेरिकन मार्केट से बाहर धकेलने के लिए डिजाइन की गई है। जबकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि ये ट्रेड इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए है, असलियत यह है कि उनका ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $295 बिलियन है और मैक्सिको के साथ $171 बिलियन, जबकि इंडिया के साथ ये सिर्फ $45.7 बिलियन है। फिर भी इंडिया को टैरिफ किंग कहकर सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, जो वॉशिंगटन की सिलेक्टिवली ब्लाइंड जियोपॉलिटिकल विजन को दर्शाता है। ट्रंप भाजी का फेवरेट फ्रेज टैरिफ किंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफी आयरॉनिक लगता है। यूएस का आर्गुमेंट है कि उनका वेटेड एवरेज टैरिफ 2.2% है और इंडिया का 12.6%, लेकिन यह कंपैरिजन इतना हॉलो है कि इस पर हंसी आती है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जहां 750 मिलियन लोग सब्सिस्टिंग फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। इंडिया के टैरिफ्स प्रोटेक्शन नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दूसरी तरफ यूएस खुद हाई टैरिफ्स का मास्टर रहा है जब उन्हें अपने इंटरेस्ट्स बचाने होते हैं। डेयरी और मेडिकल डिवाइसेस के नाम पर इंडिया को बुली करना उनका पुराना पेशा है। यूएस डेयरी एक्सपोर्ट काउंसिल चाहता है कि इंडिया उनका ब्लड एंड मीट फेड काउ मिल्क एक्सेप्ट करे, जो इंडियन कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। जब इंडिया अपनी सॉवरेनिटी और वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है तो उसे ट्रेड अब्यूज कहा जाता है, लेकिन जब यूएस आईईपीए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का मिसयूज करके ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब करता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। यूएस की इस हेजेमोनिक पॉलिसी का सबसे बड़ा शिकार इंडिया का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ये वो सेक्टर्स हैं जो करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देते हैं। 50% टैरिफ लगने के बाद इंडियन प्रोडक्ट्स अपने कंपेटिटर्स जैसे वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया के मुकाबले 30 to 35% महंगे हो गए हैं। टेक्सटाइल हब्स जैसे तिरुपुर, नोएडा और सूरत में फैक्ट्री ओनर्स अब ऑर्डर्स कैंसिल होने की वजह से स्लो क्रॉल पर हैं। एक $10 की टी शर्ट अब यूएस में $16.40 की पड़ती है, जबकि बांग्लादेश वही टी शर्ट $13.20 में बेच रहा है। ये कोई फेयर ट्रेड नहीं है, ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को विकसित भारत बनने से पहले ही खत्म करने की। श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर 16 मिलियन लोगों को सपोर्ट करता है और उसका 2/3 एक्सपोर्ट यूएस जाता है। 50% टैरिफ के साथ इंडियन श्रिम्प अब यूएस मार्केट में सुपर एक्सपेंसिव हो गई है। इक्वेडोर जैसे कंट्रीज जो सिर्फ 15% टैरिफ पे कर रहे हैं, वो इंडियन मार्केट शेयर को हसीन मौके की तरह कब्जा कर रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में सूरत, जयपुर और मुंबई के स्किल्ड वर्कर्स का हाल और भी बुरा है। पॉलिश्ड डायमंड्स और ज्वेलरी की मार्जिन्स इतनी थिन होती हैं कि 50% टैरिफ के बाद प्रॉफिट्स तो छोड़िए, सर्वाइवल भी मुश्किल है। टिफिन मील्स और लोकल ड्राइवर्स जो इन इंडस्ट्री हब्स पर डिपेंडेंट हैं, उनके घरों में अब चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। यह है यूएस डोमिनेंस का असली चेहरा, हाई लेवल जियोपॉलिटिकल गेम्स जिसका बोझ गरीब इंडियन वर्कर उठा रहा है। वॉशिंगटन का सबसे बड़ा मॉरल आर्गुमेंट है कि इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदकर प्यूटिन्स वॉर मशीन को फंड कर रहा है। उन्होंने इंडिया को लॉन्ड्रोमैट फॉर द क्रेमलिन तक कह दिया। पर यह वही यूएस है जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ने के लिए कराकस पर अटैक करता है और उनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करने की कोशिश करता है। हिपोक्रेसी की हद तो तब होती है जब यूएस के अपने लॉ मेकर्स रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करने पर खामोश रहते हैं, पर इंडिया को सस्ता तेल खरीदने पर 50% टैरिफ की सजा देते हैं। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल है। 1.4 बिलियन लोगों के लिए सस्ता तेल कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स 0.2% से 40% तक पहुंच गए क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा था। इंडिया ने क्लियर किया है कि ये ऑयल प्राइस कैप के अंडर खरीदा जा रहा है, फिर भी यूएस इसे थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देता है। असल बात यह है कि यूएस चाहता है कि इंडिया उनसे ज्यादा एनर्जी खरीदे और टैरिफ इस फोर्स्ड सेल्समैनशिप का एक जरिया है। जस्ट एज इंडिया वॉज एडजस्टिंग टू द 50% ब्लो, वॉशिंगटन ने एक नया इकोनॉमिक बंकर बस्टर लॉन्च किया, द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 S1241। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथॉल का यह बिल कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन नहीं है, ये एक डी फैक्टो ग्लोबल एम्बार्गो है। इस बिल के प्रोविजंस इतने ड्रेकोनियन हैं कि ये ट्रेड वॉर को न्यूक्लियर लेवल पर ले जाते हैं। 1. मैंडेटरी 500% टैरिफ। अगर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री जैसे इंडिया, चाइना या ब्राजील रशियन ऑयल या यूरेनियम खरीद रहा है, तो उनके सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर 500% टैरिफ लगाना मैंडेटरी होगा। 2. सर्विसेज इंटीग्रेशन।
पहली बार सर्विसेज जैसे आईडी एनेबल्ड सर्विसेज, इंजीनियरिंग को भी इस टैरिफ के लपेट में लिया गया है, जो इंडिया के $120 बिलियन एक्सपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 3. वीटो प्रूफ सपोर्ट। बिल को 84 सेनेटर्स का सपोर्ट है, मतलब ये प्रेसिडेंट के डिसीजन से भी बड़ा बन चुका है। ये 500% टैरिफ का मतलब है कि इंडियन गुड्स यूएस मार्केट में इफेक्टिवली बैन हो जाएंगे। सेनेटर ग्राहम ने तो खुलेआम कहा कि ये बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को इंडिया और चाइना के खिलाफ ट्रिमेंडस लेवरेज देगा। ये लेवरेज नहीं, ये इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन है। यूएस चाहता है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को उनके जियोपॉलिटिकल टाइम टेबल के आगे सरेंडर कर दे। इंडिया का आईटी और बीपीओ सेक्टर हमेशा से ट्रेड वॉर से इंसुलेटेड रहा है, लेकिन S1241 सब कुछ बदल देगा। अगर यूएस कंपनीज को इंडियन सर्विसेज पर 500% टैक्स देना पड़ा तो वो रातों रात आउटसोर्स करना बंद कर देंगी। इसका रिपल इफेक्ट बैंगलोर, गुड़गांव और हैदराबाद के लाखों यंग प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। वॉशिंगटन को लगता है कि वो इससे इंडिया को सबक सिखाएंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन एसेंशियल है, ऑप्शनल नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पर बेस होते हैं, लेकिन ट्रंप 2.0 में ये पर्सनल हैप्पीओमीटर पर चल रहे हैं। एक पोटेंशियल ट्रेड डील जो 2025 के फॉल तक खत्म होनी थी, वो सिर्फ इसलिए अटक गई क्योंकि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप का मिस्ड कॉल रिटर्न नहीं किया या फाइनल नेगोशिएशंस में फोन पर बात नहीं की। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लिटनिक ने पॉडकास्ट पर इस फ्रस्ट्रेशन को पब्लिकली शेयर किया, जो दिखाता है कि यूएस डिप्लोमेसी कितनी पेटी हो चुकी है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर्स को बताया कि मोदी इज नॉट दैट हैप्पी विद मी, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। Modi is not that happy with me, but it's important to make me happy. ये लैंग्वेज किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की नहीं, बल्कि एक फ्यूडल लॉर्ड की है जो अपने सब्जेक्ट से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। यूएस ने इंडिया की एम्बेसी और डिप्लोमेट्स को इग्नोर करके बायलैटरल प्रेशर के जरिए ट्रेड डील साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रातों रात एग्रीकल्चरल और डेयरी रिफॉर्म्स करना नामुमकिन है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 50% टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लिया। उन्होंने क्लेम किया कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट एक नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन यूएस की अपनी कोर्ट्स ने इस दादागिरी को इलीगल ठहराया है। फेडरल सर्किट कोर्ट ने साफ कहा कि टैरिफ्स एंड टैक्सेस कांग्रेस की पावर है, प्रेसिडेंट की नहीं। आईईपीए का यूज करके $1 ट्रिलियन ट्रेड को मैनिपुलेट करना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये अनलॉफुल टैक्स भरना पड़ रहा है, जिससे उनकी कैपिटल और कंपेटिटिवनेस दोनों खत्म हो रही हैं। यूएस की इस पॉलिसी का इमीडिएट इफेक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में ब्लैक मंडे के रूप में दिखा। जब 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ तो सेंसेक्स और निफ्टी ने ऐसी गोता लगाई कि इन्वेस्टर्स की 19 लाख करोड़ रुपीस की वेल्थ राख बन गई। मेटल इंडेक्स 3.4% गिरा और ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2.8% गिरा। ट्रेडर्स के बीच फियर गेज VIX 6.5% ऊपर चला गया। ये मार्केट रिएक्शन इस बात का सबूत है कि यूएस की हेजेमनी सिर्फ प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाती, बल्कि डेवलपिंग नेशंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी डिस्टेबलाइज करती है। जब ट्रंप कहते हैं कि वी आर गेटिंग रिच बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो रिचेस इंडियन रिटायरीज और स्मॉल इन्वेस्टर्स के नुकसान से आ रहे हैं। इंडिया को हमेशा स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट टू चाइना के रूप में देखा गया और क्वाड यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसका बैकबोन था। लेकिन ट्रंप की लिबरेशन डे टैरिफ्स ने इस पार्टनरशिप की बुनियाद हिला दी है। यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 19% रेट दिया और इस्लामाबाद के साथ आउटरीच बढ़ा दी। जब इंडिया मई 2025 में पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, तब ट्रंप ने पाकिस्तानी क्लेम्स को एंडोर्स किया कि उन्होंने इंडियन फाइटर जेट्स गिराए हैं। ये बिट्रेयल इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में काफी गहरा जख्म छोड़ गया है। ट्रस्ट रिजर्वॉयर्स जो डेकेड से भरे जा रहे थे, वो अब एम्प्टी हैं। यूएस डोमिनेंस का नया पुशबैक ब्रिक्स से आ रहा है। ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस को 100% टैरिफ की धमकी दी अगर वो यूएस डॉलर अबैंडन करते हैं, लेकिन इस थ्रेट ने उन्हें और करीब ला दिया है। इंडिया अब अपनी एनर्जी और ट्रेड डील्स को लोकल करेंसी में सेटल करने के लिए पुश कर रहा है। एस जयशंकर ने ब्रिक्स मीटिंग में साफ कहा कि द वर्ल्ड रिक्वायर्स कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस, नॉट इंक्रीजिंग बैरियर्स। इंडिया अब नॉन वेस्टर्न बट नॉट ओवर्टली एंटी वेस्टर्न स्टांस लेने की कोशिश कर रहा है, पर यूएस की दादागिरी उसे धीरे धीरे एंटी वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ धकेल रही है। इंडिया ने इस 50% असॉल्ट का जवाब आत्मनिर्भरता और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से दिया है। पीएम मोदी ने टैक्स कट्स और ग्रेटर डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस का वादा किया है ताकि टैरिफ्स का इंपैक्ट कम हो सके। इंडिया यूके ट्रेड डील जो जुलाई 2025 में साइन हुई है, वो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस देती है। एक्सपोर्टर्स अब जर्मन, यूएई और ब्राजीलियन मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं। इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि वो यूएस के आगे घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करेगा। फार्मा सेक्टर अभी भी रेजिलिएंट है और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3% ऊपर है, क्योंकि यूएस को इंडियन जेनेरिक ड्रग्स की जरूरत है। यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इंडियन मेडिसिन को टैरिफ फ्री रखने के। आईटी सर्विसेज भी वेट एंड वॉच मोड में हैं, लेकिन अगर 500% बिल पास होता है तो इंडिया को अपनी पूरी सर्विस इकोनॉमी का डिजिटल फोकस बदलना पड़ेगा। What we are witnessing today is not just protectionism, it is economic imperialism reimagined for the 21st century. यूएस ने ट्रेड पॉलिसी को वेपनाइज कर दिया है ताकि वो डेवलपिंग नेशंस की सॉवरेंटी को कंट्रोल कर सके। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्राउडली कहा कि वो ग्लोबल ऑर्डर को रीमेक कर रहे हैं बायलैटरल प्रेशर के जरिए। इस सिस्टम में डेवलपिंग नेशंस को इम्पॉसिबल चॉइसेस दिए जाते हैं, या तो अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी बेचो या फिर मार्केट एक्सेस लूज करो। वियतनाम को फोर्स किया गया कि वो यूएस के लिए कस्टम्स ऑफिशियल का काम करें ताकि चाइनीज गुड्स ट्रांसशिप ना हो सकें। इंडिया को फोर्स किया जा रहा है कि वो रशिया से रिश्ते तोड़े और सस्ता तेल छोड़कर महंगा अमेरिकन तेल खरीदे। ये नियो एम्पीरियलिज्म ग्लोबल ग्रोथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 3.3% से कम करके 2.8% कर दी है और इसका सबसे बड़ा बोझ गरीब देशों पर है।
जब यूएस टैरिफ्स लगाता है तो कैपिटल फ्लाइट होता है और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती हैं, जिससे इंडिया जैसे कंट्रीज का डेट डिस्ट्रेस बढ़ता है। यूएस डोमिनेंस सिर्फ ट्रेड पर नहीं रुकती। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है जो उनके इंटरेस्ट्स के खिलाफ हैं। इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्स अब लीडरशिप वॉइड फेस कर रहा है क्योंकि यूएस ने फंडिंग और सपोर्ट बंद कर दी है। एक तरफ यूएस ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का ढोल पीटता है और दूसरी तरफ 500% टैरिफ की धमकी देकर इंडिया के 16 मिलियन श्रिम्प फार्मर्स और लाखों टेक्सटाइल वर्कर्स की रोजी रोटी छीनने की कोशिश करता है। ये मॉरल्स नहीं, ये प्योर जियोपॉलिटिकल पैरानोया है। As we enter 2026, the lines between foreign policy, domestic politics and the economy have become blurred. इंडिया के पास 3 पॉसिबल रास्ते हैं। मैनेज्ड रिकैलिब्रेशन, इंडिया रशियन ऑयल का शेयर 20-25% तक कम करे और यूएस के साथ एक मिनी ट्रेड डील साइन करें जिसमें यूएस टैरिफ्स को ईज करें। स्ट्रक्चरल डाइवर्जेंस, अगर यूएस 500% टैरिफ वॉल इंप्लीमेंट करता है तो इंडिया के पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय रशिया और चाइना के साथ अपने टाइज और गहरे करने का। पार्शियल डिकपलिंग, इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करे और यूएस मार्केट पर अपनी डिपेंडेंसी 30% से कम करके 10-15% पर ले आए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि उनकी टफनेस उन्हें रिच बना रही है, लेकिन रियलिटी में वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिमोलिश कर रहे हैं। अगर वॉशिंगटन ने अपने इकोनॉमिक गॉडफादर वाले एटीट्यूड को नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब यूएस मार्केट की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑप्शनल हो जाएगी। The 50% US tariff on Indian goods is not a trade dispute. It is a strategic declaration of US dominance over its partners. ये असॉल्ट दिखाता है कि शेयर्ड वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे वर्ड्स वॉशिंगटन के लिए सिर्फ कन्वीनियंस हैं, कमिटमेंट नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड को एक ऐसी वॉर जोन बना दिया है जहां लॉयल्टी का रिवॉर्ड नहीं बल्कि लेवरेज का पनिशमेंट मिलता है। इंडिया के लिए कंक्लूजन साफ है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज कॉस्टली, सॉवरेंटी मेंटेन करने की एक प्राइस होती है और 50% टैरिफ वही प्राइस है जो इंडिया पे कर रहा है। रिलायंस ऑन यूएस इज रिस्की, किसी एक मार्केट पर 29% डिपेंडेंसी रखना अब स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन चुकी है। हेजिमनी हैज अ लिमिट, यूएस डोमिनेंस अगर रूल्स और रिस्पेक्ट छोड़कर बुलिंग पर उतर आए तो ग्लोबल ऑर्डर का कोलैप्स होना तय है। दुनिया अब एक ऐसे फेज में है जहां अंकल सैम की दादागिरी को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, पर उसे एक्सेप्ट करना भी सुसाइड है। इंडिया को अब अपनी ग्लोबल साउथ क्रेडेंशियल्स को मजबूत करना होगा और एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया बनानी होगी जहां किसी एक कंट्री का मिस्ड कॉल किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी तबाह ना कर सके। हेजिमनी खत्म करने का एक ही तरीका है, कॉम्पिटेंस बढ़ाओ और डिपेंडेंसी घटाओ। दिस इज द ओनली वे फॉर इंडिया टू नेविगेट द टैरिफ वॉल एंड इमर्ज एज अ ट्रूली इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर। आज के लिए बस इतना ही। अब भारत एक्स से कुछ छुपेगा नहीं। फिर मिलते हैं एक नया एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।